Assalamu alaikum everyone. Welcome to Infomercial and Forum. In this video, we are going to solve a quiz on the very important topic, paragraph writing, or in other words, you can say paragraph development. So this is the topic I believe कि ये हर graduate programs में होता है. Whether you talk about engineering, medical, arts, commerce, or science. So let's begin with the quiz. Question number 1 on your screen. What is the primary purpose of a topic sentence in a paragraph? Paragraph में जो सबसे पहले लिखा जाता है वो होता है topic sentence, right? So topic sentence क्यों लिखा जाता है? क्या उसका primary purpose है? क्या मकसद होता है उसका? Number A option to provide supporting details. मुझे नहीं लगता क्योंकि supporting details तो body में होती हैं. To summarize the entire paragraph हो सकता है. To introduce the main idea of the paragraph. बिल्कुल ये ज़्यादा बेहतर है. And then the C is very has a good information and has a vivid information than B. And then D is to conclude the paragraph. No. So I believe the correct answer over here is C. To introduce the main idea of the paragraph. Topic sentence. Topic नाम से पता चल रहा है. It's on the top. And it has all sort of information which will be in this paragraph. Okay. Then you have question number 2. Which of the following is not a common method of organizing a paragraph? Organize जब आप कर रहे होते हैं paragraph को, तो एक sequence होता है उसका. Introduction, body, and then conclusion. But यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो format नीचे दिया हुआ है आपको, कौन सा एक order आपको दिया हुआ है नीचे, जो कि नहीं है. You have to select the wrong one. You don't have to select the right one. Okay. Cause and effect, chronological order, random arrangement, या comparison and contrast. So over here जो कि नहीं होना चाहिए हमारे पैराग्राफ के अंदर जब उसको ऑर्गेनाइज करें, जब हम लिखें, so that is called random arrangement. एकदम से तो आप किसी चीज को नहीं अरेंज कर सकते ना. You have to go with a chronological order. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन. रैंडमली आप जो है वो इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर सकते कि आपने कंक्लूजन सबसे बीच में डाल दिया, बॉडी को आप शुरू में लेकर, इंट्रोडक्शन को आप बिल्कुल एंड में लेकर. सो दैट विल बी रॉन्ग. सो दैट स्टेट्स दैट रैंडम अरेंजमेंट हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए. Question number 3. Which of the following sentences is the most appropriate as a topic sentence for a paragraph discussing the benefits of a regular exercise? Scenario दिया हुआ है यहाँ पे. Scenario दिया हुआ है, रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा अप्रोप्रिएट टॉपिक सेंटेंस होगा जिससे आप अपना पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सा एक सेंटेंस चाहिए होगा जो पैराग्राफ जो है ना वो रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के ऊपर है. नंबर ए, एक्सरसाइजिंग कैन हेल्प यू लूज वेट एंड स्टे फिट. हो सकता है. बी, मेनी पीपल एंजॉय गोइंग टू द जिम. सही है बट इतना खास नहीं है. आई वेंट फॉर अ रन यस्टरडे. समटाइम्स आप स्टोरी से भी स्टार्ट करते हैं, सो मे बी. डी, द वेदर वॉज सो ब्यूटिफुल दिस मॉर्निंग. That's a little bit kind of what we can say. So over here, the correct option जिससे आप अपने रेगुलर एक्सरसाइज के पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं is of course the A option. Exercising can help you lose weight and stay fit. आपने एक ऐसा सेंटेंस शुरू में दे दिया कि पढ़ते के साथ ही बंदे को पता चल जाए कि अच्छा यार ये इस बारे में है. सो ये बाकी जो है वो इररेलेवेंट है. आई वेंट फॉर अ रन यस्टरडे, इट्स नॉट सो रेलेवेंट. और बी ऑफ कोर्स हर कोई एंजॉय नहीं करता जिम जाने पे, ठीक है. सो मेनी ऑफ द पीपल आर वेरी मच लेजी इन गोइंग टू द जिम्स एंड ऑल दैट. सो ए ऑप्शन इज क्वाइट न्यूट्रल एंड इट हैज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन इट. क्वेश्चन नंबर 4. What is the purpose of using transitional words or phrases in a paragraph? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा. ट्रांजिशनल वर्ड्स या फिर मैं कहूँ कनेक्टिव या कनेक्टर्स जो हम यूज करते हैं अपने पैराग्राफ में, वो क्यों यूज करते हैं? टू मेक द पैराग्राफ लॉन्गर? बिल्कुल भी नहीं. टू कंफ्यूज द रीडर? बिल्कुल भी नहीं. टू प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्लो बिटवीन sentences and ideas. What a beautiful sentence it is. And C is the right option, I can bet. So D is to add humor into paragraph. I don't think so that this is right. C option is quite right because के transitional words या connectors जो होते हैं वो आपके paragraph में एक logical sequence, एक logical flow add करते हैं. So that should be over there. ठीक है.
And then question number 5, which of the following should be included in the concluding sentence of a paragraph? आप जब अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहे हो तो कौन सा ऐसा सेंटेंस जो कि आपको अपने पैराग्राफ में ऐड करना चाहिए? कंक्लूजन के अंदर बात कर रहे हैं, राइट? सो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. अ रीस्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक सेंटेंस हो सकता है. दिस इज लिटिल बिट वैलिड. एंड द क्वेश्चन फॉर द रीडर, बाज़ औक़ात होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता, मतलब हमेशा नहीं होता. द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पैराग्राफ ऑफ अ न्यू टॉपिक, बिल्कुल भी नहीं. आप किसी भी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन कंक्लूजन के अंदर डाल ही नहीं सकते. You are just allowed to add the restatement of the topic, yeah, sometimes questions. So over here the better option I believe is the restatement of a topic sentence. जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पर ही आप खत्म कीजिए और उसको बेहतर अंदाज में conclude कीजिए. ठीक है? That should be included in your conclusion paragraph. Question number 6 कहता है, in a well developed paragraph, एक अच्छा लिखा हुआ पैराग्राफ में what role do supporting details play? बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स जब आप मेन बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में डाल देते हैं. सो इट काइंड ऑफ लाइक कंक्लूड्स ऑल द मटेरियल इनटू योर समराइजेस और एविडेंस दे देता है आपकी एक्सप्लेनेशन को. बेसिकली सिर्फ सरसरी तौर पे आप बात नहीं कर रहे होते. फिर दे आर ऑप्शनल एंड कैन बी ओमिटेड? बिल्कुल भी नहीं. ओमिट तो हो ही नहीं सकते, कट तो हो ही नहीं सकते. वो सपोर्टिंग डिटेल्स का होना बहुत लाजमी है. दे प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द मेन आइडिया? बिल्कुल, हाँ जी, बी ऑप्शन इज राइट. सी देखते हैं, they serve as the topic sentence? नहीं. they introduce a new topic? नहीं. B option is the right option over here. क्योंकि आपके एक किसी भी बात को करने के लिए आपके पास एक ठोस सबूत होना चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइजेस के ऊपर मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल ऐड द एविडेंसेस, सपोर्टिंग डिटेल्स, ताकि मेरी बात के अंदर वजन आए. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ इन एन एसे? एक एसे के लास्ट में जो आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऐड करते हैं वो क्यों ऐड करते हैं जनाब? टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक? नहीं. टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ द एंटायर एसे? बिल्कुल, खुलासा आप बयान कर रहे होते हैं लास्ट में. टू प्रेजेंट न्यू आर्ग्यूमेंट्स? नहीं, वो तो आप बॉडी में करते हैं. टू रिप्लेस द इंट्रोडक्शन? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी. बी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर. टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ द एंटायर एसे. दरिया को कूजे में बंद करना, इन अ नटशेल, इन एट लेंथ, हेंस, thus, at last I can say this, I can summarize this, to sum up. ये तमाम तर जो वर्ड्स आप यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं? समरी, खुलासा बयान करने के लिए. आखिरकार मैं ये कहना चाहूंगा. That is called. And then you have, which of the following is an example of a clear and concise topic sentence for a paragraph? About the importance of time management in achieving goals. Time management is very much important when you are thinking to achieve your goals and objectives in your life. So for that, you really have to add clear and concise topic sentence for a paragraph. तो उसके लिए मतलब क्या ऐसे एग्जाम्पल आप चूज करेंगे कि आपके टाइम मैनेजमेंट के जो पैराग्राफ आप लिखने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, तो वो टॉपिक सेंटेंस जो है वो बिल्कुल फिट बैठे उसके ऊपर. ए ऑप्शन, टाइम मैनेजमेंट इज अ यूजफुल स्किल. बेहतर है, ठीक है, पता है, खास नहीं है. अचीविंग योर गोल्स रिक्वायर्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. बिल्कुल सही कहा. बी ऑप्शन इज क्वाइट रेलिवेंट. See, I struggle with managing my time. ये भी हो सकता है. लेकिन ये कैची है थोड़ा सा ना, मतलब वो पढ़ते के साथ ही बंदा जो है ना वो देखेगा, उसको पढ़ेगा और फिर वो बोलेगा यार हाँ ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सो वो और भी पढ़ेगा. डी ऑप्शन, गोल्स आर डिफिकल्ट टू अचीव. यार ये तो मुझे सारे के सारे सही लग रहे हैं, बट द बेस्ट वन इज ऑफ कोर्स बी, अचीविंग योर गोल्स रिक्वायर्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. So this one is the right option over here. And then question number 9. What is the purpose of a hook statement or sentence in an introduction paragraph? You know what is hook statement या फिर sentence? जो कि कंटेंट टाइप के नहीं होता, आप मछली के लिए डालते हैं, अंदर मछली जो है वो आ जाती है, तो मतलब वो राइटर जो है ना वो एक हुक स्टेटमेंट छोड़ता है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ताकि आपकी अटेंशन को ग्रैब कर सके, आपको अपनी तरफ खींच सके. टू समराइज द एसे? नहीं, वो तो कंक्लूजन के अंदर होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं होता. बी ऑप्शन, टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, हो सकता है. To engage the reader's attention and curiosity. C option is quite right. And B, to conclude the essay. भैया अब हम introduction पर है, conclusion पर नहीं आए हैं, तो फिर conclude कैसे हो सकता है? C, no, completely wrong over here. C option is right, to engage. This is my mistake while I was making this presentation. The C option is right, to engage the reader's attention and curiosity. आपकी curiosity को attention को बढ़ाने के लिए एक hook statement भेजा जाता है introduction के अंदर.
10. Question number 10. Which of the following is a key characteristic of a well-developed paragraph? एक सबसे अच्छी बात एक अच्छे पैराग्राफ की क्या है? A single sentence? नहीं जी. Irrelevant sentences? बिल्कुल भी नहीं. Lack of transitions? नहीं जी. D option, clear main idea with supporting details. I know, you know, and we all know that the correct answer over here is D option. Okay? Yes. Question number 11. Which paragraph development approach is used to highlight similarities and differences between two or more subjects? एक पैराग्राफ जब आप लिखते हो तो उसमें कौन सी अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि अगर डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज हैं तो उनको किस तरीके से अलग किया जाए या फिर उसको किस तरीके से वाजे किया जाए? इंडक्टिव रीजनिंग होनी चाहिए उसके अंदर, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन होना चाहिए, या फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट होना चाहिए, जो कि मुझे सही लग रहा है. डी ऑप्शन, कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए. कॉज एंड इफेक्ट भी हो सकता है क्योंकि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आ रहे हैं. सो ओवर हियर कंपेयर एंड कंट्रास्ट इज द बेटर वन, बिकॉज कि आप जब दो चीजों के अंदर वो क्या कहते हैं मवाजना कर रहे होते हैं तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट से तो कर रहे होते हैं. सिमिलैरिटीज उस पर शो करते हैं, डिफरेंसेस शो करते हैं कि भाई आया. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि होंडा सिविक एंड ह्यूंडई सोनाटा जो है ना वो दोनों सेम गाड़ी है, तो इसके अंदर ये फर्क है, उसके अंदर ये फर्क है, ये सिमिलैरिटी और ये सिमिलैरिटी. मैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके करूंगा ना, राइट. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द मेन पर्पस और व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूडिंग सेंटेंस इन अ पैराग्राफ? एक कंक्लूडिंग सेंटेंस जो आप बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं वो क्या करता है? टू रीस्टेट द मेन आइडिया. आई थिंक हमने कर लिया. यस, सो इट इज रिपीटेड. Question number 13. Which of the following sentences would be a suitable topic sentence for a paragraph about the benefits of exercises? अच्छा, थोड़ा सा अलग है. रेगुलर एक्सरसाइज की बात कर रहे थे हम पहले और अब यहाँ पर आया है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज. तो इसको जरा देखिए. एक्सरसाइज कैन बी फन और देयर आर मेनी वेज टू स्टे हेल्दी. या फिर रनिंग एक्सरसाइजेस की बात हो रही है, गौर से सुनिएगा. रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज. पीपल शुड एक्सरसाइज डेली और रेगुलरली. सो ओवर हियर आंख बंद करके आप लगा सकते हैं सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइजेस की बात हो रही है. पहले जिम की बात हो रही थी लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज की बात हो रही है. और एक्सरसाइजेस के अंदर सिर्फ जिम ही नहीं आता है बल्कि बहुत सारे और भी हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम कर सकते हैं. रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ आउटडोर गेम्स आर basically exercises. Walking is very much good one. 14. In a paragraph, what does the term climax refer to? जैसे मूवी के अंदर क्लाइमेक्स सीन होता है ना, उसी तरीके से पैराग्राफ के अंदर भी एक क्लाइमेक्स सेंटेंस होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए. द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ होना चाहिए, ए ऑप्शन, या फिर बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और आइडिया, या फिर सी ऑप्शन द ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ्स, और द डी ऑप्शन कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और आइडिया, क्योंकि क्लाइमेक्स सीन इज लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, which is very much highlighted, you can say. So that's called. Okay. Question number 15, which is I believe the last one. Which of the following is not a strategy for improving paragraph coherence? Coherence और coherent क्या होता है? Coherence या cohesion वो एक लॉजिकल फ्लो बनाता है आपके पैराग्राफ के वर्ड्स, सेंटेंसेस के अंदर. आपकी बात को कहीं और जाने नहीं देता, आपको एक पॉइंट के ऊपर खड़ा रखता है और आपको ये कहता है कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर अंडर वन अम्ब्रेला आपने जो है वो बात करनी है, इधर उधर नहीं भटकना. सो दैट्स कॉल्ड कोहेरेंस एंड कोहेजन इन सिंपल वर्ड्स. यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स, नॉट अ स्ट्रेटजी पूछ रहा है, नॉट अ स्ट्रेटजी. यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स तो कोहेरेंस पैदा करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वो पूछे नॉट रिपीटिंग द सेम सेंटेंस. हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, ये रिपीट नहीं करना चाहिए हमें. अरेंजिंग सेंटेंसेस लॉजिकली, तो वो तो कोहेरेंस का काम ही है, ये तो नहीं हो सकता. यूजिंग प्रोनाउंस कंसिस्टेंटली, ये थोड़ा सा रिलेवेंट लग रहा है मुझे. सो बी ऑप्शन ओवर हियर इज द राइट वन, क्योंकि हमें अगर कोहेरेंस डालनी है अपने पैराग्राफ के अंदर, लॉजिकल फ्लो अगर ऐड करना है तो हमें रिपीट नहीं करना होता है सेम सेंटेंस को. मैं एक पैराग्राफ चेक कर रहा था कल अपने स्टूडेंट का, उस पर उसने लिखा हुआ था बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग ना, तो वो हर सेंटेंस के अंदर लिख रहा है रीडिंग हेल्प्स अस टू इम्प्रूव वोकैबुलरी. फिर क्या रहा है, रीडिंग हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर नॉलेज और टू इंक्रीज आवर नॉलेज. रीडिंग हेल्प्स अस टू इंक्रीज आवर कॉग्निटिव स्किल्स. अरे भाई बार बार रीडिंग हेल्प्स अस क्यों कर रहे हो आप? यू हैव टू चेंज इट अ लिटिल बिट, राइट, टू add some spice in it. So that's called. So that was a quiz of paragraph writing. If you have any sort of question
you can ask me in the comments below of this video. I'll be making sure that I'll answer you then there, inshallah ta'ala. So I hope you like this video. So like it and share it with your friends and colleagues and subscribe to Information. Thank you so much.